सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, जो ऑडिटिंग की सीरीज हमने चालू की हुई है एमसीक्यू की, बेसिकली हम टारगेट कर रहे हैं यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट को। और इसके जो ऑडिटिंग का पार्ट है वो मैक्सिमम जो एग्जामिनेशन है आजकल कॉमर्स से रिलेटेड सभी में पूछा जा रहा है, चाहे वो आपका एनटीए यूजीसी नेट हो, चाहे आपके अकाउंटेंट का एग्जामिनेशन हो, ऑडिटर का एग्जामिनेशन हो, एआरओ का हो। तो सभी एग्जामिनेशन में ऑडिटिंग को एक वेटेज दी जाती है। और इसी को देखते हुए हमने एक ऑडिटिंग की सीरीज को कंटिन्यू किया है, जिसके अंदर ऑलरेडी हम चैनल पे 5 पार्ट इसके अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू हैं वो यहाँ पे डिस्कस डिटेल में हम कर चुके हैं। आज इसका 6th पार्ट हम करेंगे, राइट। तो पिछले जो पार्ट हैं अगर उनको अभी तक आपने देखा नहीं है तो चैनल पे अलग से मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है यूपीपीसीएल ऑडिटिंग के नाम से, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी डायरेक्टली आप एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली आप वहां पे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहां पे शेयर करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा 1 to 6। ए फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड ए डैश प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पे जो ऑडिट का प्रोग्राम होता है ना, वो बेसिकली कैटेगराइज करते हैं हम 2 पार्ट के अंदर। जो ब्रॉडली हम बोलते हैं, एक फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम होता है, एक फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम होता है, राइट। तो फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम को क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया है। टेलर मेड होता है, मैन मेड होता है, ऑडिटर मेड होता है या स्केलेटन होता है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए जो फिक्स्ड ऑडिटिंग प्रोग्राम है ना, उसके अंदर बेसिकली किया क्या जाता है, आपके जो वर्क्स हैं, जो आपके फंक्शंस हैं, जैसे आपने एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास ए ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसको बाइफरकेशन यहाँ पे कर देते हैं। और जो उसका चेकआउट करना है, आपने जो भी अपने रिकॉर्ड्स को चेक करना है ऑडिटिंग करने के लिए, तो आप अलग अलग जो आपके स्टाफ के जो ऑडिटिंग का स्टाफ है उनको यहाँ पे काम करने को देते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनकी। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे टेलर मेड ऑडिटिंग प्रोग्राम, राइट। तो टेलर मेड ऑडिटिंग प्रोग्राम एक फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम होता है। इसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो अकाउंटेबिलिटी होती है, वह यहाँ पे फिक्स होती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन वी कैन से, राइट। तो इस केस में आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज टेलर मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोग्रेसिव ऑडिट प्रोग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड ए डैश प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करी गई है कि प्रोग्रेसिव ऑडिट प्रोग्राम को यहाँ पे क्या कहा जाता है। टेलर मेड कहते हैं, मैन मेड कहते हैं, ऑडिटर मेड कहेंगे या स्केलेटन कहेंगे। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर स्केलेटन आपका सही आंसर बनेगा। इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव ऑडिट प्रोग्राम। बेसिकली प्रोग्रेसिव ऑडिट प्रोग्राम का क्या मतलब है कि जो ऑडिट प्रोग्राम एक तरह से हमारा जो चलते रहने वाला है, राइट, तो उसको प्रोग्रेसिव नेचर का यहाँ पे कहा जाता है। कंटिन्यूअस ऑडिट इसको कहा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट ऑडिट फाइल कंसिस्ट ऑफ। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास जो ऑडिटर के पास जो ऑडिट करता है तो उसके पास एक फाइल होती है, राइट, जिसको हम ऑडिटर्स वर्किंग पेपर भी बेसिकली बोलते हैं। तो इस जो करंट ऑडिट फाइल होती है, इसमें क्या क्या चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड होती हैं ये आपसे पूछा गया है। मैटर्स ऑफ द फ्यूचर इंपॉर्टेंस होती है, मैटर्स रिलेशन टू पोस्ट ईयर्स, बेसिकली ये आपका पास्ट ईयर्स होगा। और तीसरा आपका है मैटर्स रिलेटिंग टू द ऑडिट ईयर ऑफ ऑडिट। तो देखिए यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है करंट वर्ड, राइट, तो उससे करंट से हम यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे इन्फर कर सकते हैं कि हमारा जो अभी का ऑडिट प्रोग्राम है उससे रिलेटेड जो भी मैटर हैं वो यहाँ पे हमारे करंट ऑडिट फाइल के अंदर इंक्लूडेड होती है। तो इस केस में आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मैटर्स रिलेटिंग टू द ईयर ऑफ ऑडिट। यानी कि जिस ईयर में आपका ऑडिट प्रोग्राम कंडक्ट किया गया है उससे रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके करंट ऑडिट फाइल में यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 129 क्वेश्चन है, टेस्ट चेकिंग इज डन व्हेन देयर इज ए इफेक्टिव सिस्टम अप। अब यहाँ पे आपसे बोला गया है टेस्ट चेकिंग कब की जाती है, जब यहाँ पे आपका कौन सा सिस्टम इफेक्टिव है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक या एक्सटर्नल ऑडिट। देखिए एक्सटर्नल तो हम यहाँ पे पहले ही काट देंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं टेस्ट चेकिंग की। और टेस्ट चेकिंग क्या होता है ये मैं पहले भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट। इसके अंदर आप क्या करते हैं, अपने ऑडिट को, जो आपका स्टाफ है उसको एक हायरार्की में यहाँ पे बना देते हैं कि आपके जो एक का एम्प्लॉय का काम है वो दूसरा एम्प्लॉय उसको देख पाए, एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे बन जाता है। तो इसमें बात की जाती है हमारे इंटरनल पार्ट की, तो एक्सटर्नल का फैक्टर तो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। दूसरी बात, अब तीनों में से यहाँ पे क्या आएगा, देखिए
इंटरनल कंट्रोल आएगा, इंटरनल ऑडिट आएगा, इंटरनल चेक आएगा। तो हम बात कर रहे हैं टेस्ट चेकिंग का और इफेक्टिवनेस उसकी देख रहे हैं। तो इफेक्टिवनेस बेसिकली हमारे किससे देखी जाएगी कि जो हम एक होलिस्टिक अप्रोच को यहाँ पे लेके चलेंगे। होलिस्टिक अप्रोच का क्या मतलब है कि इंटरनल कंट्रोल, अगर हमारा इंटरनल कंट्रोल यहाँ पे इफेक्टिव है, राइट, तो उस केस में जो टेस्ट चेकिंग है वो यहाँ पे प्रॉपर वे में हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं जो टेस्ट चेकिंग है वो आपका किसका पार्ट होता है, इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट होता है, जिसके अंदर हमारा इंटरनल ऑडिट भी आ जाता है और इंटरनल चेक भी आ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम यहाँ पे इफेक्टिव है तो हमारा जो इंटरनल ऑडिट है और इंटरनल चेक है ये भी आपका एक तरह से इसको करने के लिए, इसको कंडक्ट करवाने के लिए हमारे पास एक इफेक्टिवनेस का रीजन हो जाता है। तो राइट आंसर आपका बनेगा इंटरनल कंट्रोल, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130th क्वेश्चन है, पार्शियल ऑडिटिंग इज यूजुअली डन बाई। अब यहाँ पे देखिए पार्शियल ऑडिटिंग का क्या मतलब है। पार्शियल ऑडिटिंग एक तो हमारा होता है कंपलसरी ऑडिटिंग, राइट, जिसके अंदर कंप्लीट ऑडिटिंग की जाती है, और एक होता है हमारा पार्शियल। पार्शियल के अंदर आपका क्या है, सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब ये दो चीज़ों का तो आपको ध्यान में होगा कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होती हैं, इनको हमारा फुल टाइम जो ऑडिट होता है, यानी कि जो हमारा बेसिकली मैंडेटरी होता है इनको ऑडिटिंग करवाना, ठीक है। बट जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं, जैसे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप आपका होता है, तो उस केस में आपका जो पार्शियल ऑडिटिंग है वो इससे एसोसिएटेड होता है, इनके लिए वॉलंटरी होता है, राइट। तो इनको ये ऑडिटिंग कुछ लिमिट्स तक इनका जो बिजनेस है वो यहाँ पे रहता है, टर्नओवर रहता है, तो ये लोग क्या है यहाँ पे वॉलंटरी होती है इनको ऑडिटिंग का प्रोग्राम कंडक्ट करवाना। ये अपने बिजनेस में एक तरह से हम कह सकते हैं कि सुधार लाने के लिए और ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पे कंडक्ट करवा सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस रिमेनिंग इन द फॉरफिटेड अकाउंट आफ्टर री इश्यू इज ट्रांसफर टू डेस अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए, अब जब भी हम क्या करते हैं, हमने सीएस को इश्यू किया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीएस को हमें इश्यू करते हैं, राइट। अब हम शेयर को इश्यू करने के बाद कॉल्ड अप करते हैं कैपिटल को, ठीक है, जो हमारा जो एप्लीकेशन का पैसा है, फिर हम अलॉटमेंट का पैसा लेते हैं, उसके बाद हम कॉल्स का पैसा लेते हैं। तो वो अगर प्रॉपर वे में आ रहा है तब तो ठीक बात है, तब तो हमारे पास सारा पैसा आ गया, तब तो हम उनको सीएस यहाँ पे अलॉट कर देते हैं। बट जब कोई जो शेयर होल्डर होता है वो यहाँ पे पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर देता है, चाहे वो अलॉटमेंट का पैसा ना दे, चाहे वो फर्स्ट कॉल का पैसा ना दे, चाहे वो सेकंड कॉल का पैसा ना दे पाए, तो उस केस में हम उसको क्या करते हैं, हम 2-3 जो हम उसको यहाँ पे नोटिस होते हैं वो इश्यू करते हैं और उनको पे आउट करने को बोलते हैं। बट जब वो पे करने से मना कर देता है या असमर्थ होता है, ठीक है ना, तो उस केस में हम उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लेते हैं। फॉरफिट करने का मतलब ये है, अगर आपने 10 रुपये का शेयर है, राइट, 10 रुपये का शेयर है, उसने 5 रुपये का पेमेंट ऑलरेडी कर दिया और 5 रुपये का पेमेंट करने में वो डिफॉल्ट कर देता है, तो उस केस में जो ये 5 रुपये का पेमेंट उसने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है उसको हम अपने पास रख लेते हैं, उसको हम लौटाते नहीं हैं, और दूसरी तरफ जो शेयर उसको इश्यू किए हैं वो भी हम अब वापस अपने पास खींच लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फॉरफिट का प्रोसेस होता है। जब भी हम शेयर को फॉरफिट करते हैं उसके बाद उस शेयर्स को हम इश्यू करते हैं, री इश्यू करते हैं। बेसिकली री इश्यू हम बेसिकली डिस्काउंट पे करते हैं, जो उसका प्राइस था उससे कम पे हम यहाँ पे, जो फेस वैल्यू थी उससे कम पे हम यहाँ पे इश्यू करते हैं, और जो डिस्काउंट का पैसा है, ठीक है ना, जो डिस्काउंट का पैसा है उसको मैनेज किससे किया जाता है, जो हमने फॉरफिट किए हुए शेयर उसके पैसे से हम यहाँ पे उसको मैनेज करते हैं, राइट। तो उसकी अगर फॉरफिट करने के बाद अगर रीइश्यू कर दिया, रीइश्यू के बाद भी अगर फॉरफीचर अकाउंट में आपका पैसा बचता है तो उसको कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं ये आपसे पूछा गया है। जनरल रिजर्व में करते हैं, कैपिटल रिजर्व में करेंगे, प्रीमियम अकाउंट में करेंगे, या किस में करेंगे, तो ये किया जाता है आपके कैपिटल रिजर्व में इसको ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट है आपका क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर इम्प्लाइज लाइबिलिटी फॉर। अब यहाँ पे देखिए क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात की गई है ऑडिटर की, जो ऑडिटर से इम्प्लाइज होती है, तो उस केस में आपका कौन सा यहाँ पे सही आंसर बनता है, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, फेलियर टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशन, फेलियर टू असिस्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ द गिल्टी ऑफिसर्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बनता है ऑल ऑफ द अबव। इन सभी चीज़ों में जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो यहाँ पे अराइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर इंक्लूड। अब यहाँ पे देखिए जो लाइबिलिटी की जो ऑडिटर की लाइबिलिटी की बात की गई है और बेसिकली स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी की बात करी गई है, तो क्या क्या इंक्लूडेड होता है इसके अंदर। लाइबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट 2013, लाइबिलिटीज अंडर द इंडियन पीनल कोड जिसको हम आईपीसी बोलते हैं, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। तो इसके अंदर ये दोनों ही आपके क्या हैं, एक तरह से स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज हैं ऑडिटर की जो उससे रिलेटेड हैं। तो ये आपका इंडियन लाइबिलिटी अंडर
इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 एंड लाइबिलिटी अंडर इंडियन पीनल कोड, ये दोनों ही इंक्लूडेड होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर्स एंड राइट्स ऑफ एन ऑडिटर इंक्लूड। अब यहाँ पे पावर्स एंड ड्यूटी बेसिकली राइट्स की बात की गई है ऑडिटर की, वो क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर ए है राइट ऑफ द एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी है राइट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ऑफिसर्स, सी है राइट्स टू अटेंड जनरल मीटिंग, सी ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन आपके सही हैं। सबसे पहली चीज़ तो उसको अपने जो उसका बेसिकली हम कहते हैं प्रिंसिपल और जो एजेंट का रिलेशन होता है ऑडिटर और जो कंपनी होते हैं उसके बीच में, तो कंपनी के सारे अकाउंट्स को एक्सेस करने का राइट होता है ऑडिटर के पास में, सबसे पहला राइट। दूसरा होता है जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ऑब्टेन करना, जो एक्सप्लेनेशन है अगर उसको किसी प्रकार का कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, अगर वो किसी एंट्रीज के बिहाफ में, किसी ट्रांजेक्शन के बिहाफ में कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पे चाह रहा है कंपनी के ऑफिसर से, तो वो यहाँ पे ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही बनेगा। तीसरा आपका है राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग, तो जो आपका ऑडिटर होता है वो यहाँ पे किसी भी जनरल मीटिंग में अटेंडेंस लगा सकता है, यानी कि अटेंड कर सकता है जनरल मीटिंग को। तो सभी ऑप्शन इसके सही बनते हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेट्स डैश एसेट्स आर दोज विच मे और मे नॉट मटेरियलाइज एन एसेट इन द फ्यूचर। अब यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे कौन से एसेट होते हैं जो मटेरियलाइज हो सकते हैं फ्यूचर में, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, कोई उसका जो फिक्स है वो यहाँ पे नहीं है। टेंजिबल एसेट होती है, इनटेंजिबल एसेट होती है, कॉन्टीजेंट एसेट होती है या नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे देखिए टेंजिबल का मतलब क्या है, टेंजिबल का एसेट्स का मतलब वो है जो जिनकी एग्जिस्टेंस यहाँ पे है, जैसे आपकी लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, तो ये हमारे क्या है टेंजिबल एसेट होते हैं। इनको हम छू सकते हैं, इनको हम देख सकते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस को हम महसूस कर सकते हैं, राइट। दूसरा होता है इंटेंजिबल एसेट, लाइक हमारे जो गुडविल है, ट्रेडमार्क है, हमारे पेटेंट है, तो ये कुछ हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू तो होती है, जिनको हम बैलेंस शीट में दिखाते भी हैं, बट इनकी जो फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है वो यहाँ पे नहीं होती है, राइट। तो ये हमारे इंटेंजिबल होते हैं। तीसरा आपका ऑप्शन है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, कॉन्टीजेंट एसेट। कॉन्टीजेंट एसेट का क्या मतलब होता है कि किसी इवेंट के हैपनिंग पे जो हमारी एसेट्स यहाँ पे अराइज होती है, या जैसे कॉन्टीजेंट लायबिलिटी होती है तो किसी इवेंट की हैपनिंग पे जो लायबिलिटी यहाँ पे अराइज होती है तो वो कॉन्टीजेंट होती है। तो कॉन्टीजेंट का मतलब क्या है कि ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे एक कंडीशन दे दी ना, जैसे हमने बोला कि अगर हमें डेटर से 20,000 रुपीज़ मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, एक फर्नीचर को परचेज करेंगे, अगर नहीं मिलते तो हम इस फर्नीचर को परचेज नहीं करेंगे। तो ये जो फर्नीचर है ये कॉन्टीजेंट एसेट बनेगी, मतलब इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो इस पे डिपेंड करेगी कि हमें डेटर से पैसा मिला या नहीं मिला, 20,000 रुपीज़ हमें मिला या नहीं मिला, राइट। अगर मिलता है तो ये एग्जिस्टेंस में आएगी, अगर नहीं मिलता है तो ये हम नहीं खरीदेंगे। तो ये होती है हमारी कॉन्टीजेंट एसेट्स। तो सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपीराइट शुड बी रिवील्ड एट द डेट ऑफ द। अब यहाँ पे बोला गया है, सॉरी रिवैल्यूड है। देखिए कॉपीराइट को रिवैल्यू कब किया जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू को दोबारा से रिवाइज कब किया जाएगा, कौन सी डेट पे इसको रिवाइज किया जाएगा, ये आपसे बोला गया है। जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, ऑडिट रिपोर्ट के दौरान है, इंटरनल चेक या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बैलेंस शीट, क्योंकि जब भी हम अपने फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं, अपने फाइनल अकाउंट हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर हम रिवैल्यू करते हैं एसेट को, राइट। तो उसकी बैलेंस शीट जो हमारी क्या है, एक तरह से फाइनल अकाउंट का हमारा एक पार्ट होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉपीराइट की वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंग टू टाइम क्या है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू को यहाँ पे असाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेट्स आर दोज एसेट्स विच मे हैव नो वैल्यू बट रिप्रेजेंट्स ओनली एक्सपेंडिचर और लॉस। अब यहाँ पे कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिनकी जो यहाँ पे रियल वैल्यू कुछ नहीं होती है और इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, बट ये रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंडिचर और लॉस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कौन सी एसेट होती है, ये आपसे पूछा गया है इसके अंदर। सबसे पहले होता है वेस्टिंग एसेट, फिक्टिशियस एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स या सर्कुलेटिंग एसेट। अब यहाँ पे देखिए एक हमारे पास होता है फिक्टिशियस एसेट जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो फिक्टिशियस एसेट वो एसेट होते हैं जिनकी यहाँ पे कोई हमारी वैल्यू नहीं होती है, ये सिर्फ हमारे एक्सपेंडिचर और या लॉस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द वैल्यू विच would be realized if a particular asset is sold when it has become out of date or unserviceable। अब यहाँ पे बोला गया है आपसे कि जब भी आपकी कोई एसेट होती है उसकी जो लाइफ है, जो जिसकी लाइफ हो वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, जो वो अनसर्विसिएबल हो जाती है
या आउट ऑफ डेट हो जाती है वो, ठीक है। तो वो एक तरह से हम एक्सपायर जिसको बोलते हैं, डेट उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की डेट होती है वो एक्सपायर हो जाती है, तो उस केस में उस एसेट को बेच के जो भी पैसा रियलाइज होता है तो उसको, उस वैल्यू को यहाँ पे क्या बोलेंगे, यही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ये है आपका रिप्लेसमेंट वैल्यू बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे, मार्केट वैल्यू बोलते हैं या बुक वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे ये होता है आपका स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि ये बेसिकली हमारा किससे एसोसिएटेड होता है, हम इसको जनरली किस में देखते हैं, जब हम डेप्रिसिएशन अपना कैलकुलेट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन में हम देखते हैं कि अगर हम कोई एसेट को डिस्पोज कर रहे हैं, राइट, अगर हम उस एसेट को बेच देंगे तो कितना पैसा हमें उससे रियलाइज हो जाएगा। जैसे कबाड़ में हम बेच दें कोई चीज़, हमारे पास कोई प्लांट पड़ा था, अगर हम उसको कबाड़ी को भी बेचें तो कबाड़ में हमें कितना पैसा उससे रियलाइज हो जाएगा, इसको बोला जाता है स्क्रैप वैल्यू, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाउचिंग इज डन। अब बाउचिंग कब की जाती है, एंड ऑफ द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर या नन ऑफ द अबव। अब देखिए जो बाउचिंग का सिस्टम है वो बेसिकली आपका ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। अब आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस हम कब करते हैं, तो ट्रांजैक्शंस हमें थ्रू आउट द ईयर होते हैं ना, आपके ऐसा तो नहीं है कि फिक्स पीरियड में ही हमें करने हैं। हम सेल भी करते हैं, हम परचेज भी करते हैं, हम यहाँ पे क्रेडिट सेल करते हैं, कैश सेल करते हैं, परचेज भी क्रेडिट में होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे थ्रू आउट द ईयर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही बनेगा, क्योंकि हम जब भी कोई ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उसके बिहाफ में बाउचर बनाते हैं, तो इसी को हम बाउचिंग कहते हैं। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कंसिस्ट ऑफ। अब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है बेसिक पोस्टुलेट्स, जनरल स्टैंडर्ड्स, फील्ड स्टैंडर्ड्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इसके अंदर आपके तीनों ही चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश ऑडिट इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ए फर्म्स various operating procedures, code of conduct and other factor to determine its effect on the society। अब यहाँ पे देखिए किसी एक ऐसा ऑडिट प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम बेसिकली सारी चीज़ों को, जो प्रोसीजर होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, सभी फैक्टर्स होते हैं, उसको सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ये सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिशियल है, सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। ये सब चीज़ें हम जब देखते हैं तो उसको कौन सा ऑडिट यहाँ पे बोला जाता है, ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कॉस्ट ऑडिट, दूसरा है परफॉर्मेंस ऑडिट, तीसरा सोशल ऑडिट या टैक्स ऑडिट। अब आप आइडिया लगा लिए होंगे कि ये इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये सोशल ऑडिट होता है जिसका सीधा इफेक्ट हम सोसाइटी पे देखते हैं, राइट। तो वो चीज़ें हम जब यहाँ पे मेजर करते हैं तो ये हमारा सोशल ऑडिट का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन ऑडिट बेस्ड ऑन ऑनरशिप। अब यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा कौन सा ऑडिट होता है जो ऑनरशिप के बेस पे होता है। फाइनेंशियल ऑडिट होता है, सेक्रेटरियल ऑडिट होता है, ट्रस्ट ऑडिट या नन ऑफ द अबव। अब देखिए यहाँ पे ऑनरशिप का सीधा सीधा मतलब किससे निकल रहा है, तो यहाँ पे ट्रस्ट से निकल रहा है, क्योंकि जो ट्रस्ट बनती है कोई ना कोई इसका ऑनर होता है, राइट। तो उस केस में जो ट्रस्ट का ऑडिट किया जाएगा तो वो ट्रस्ट ऑडिट ही आपका किससे रिलेटेड होगा, जो ऑनरशिप होता है, ऑनरशिप से रिलेटेड ऑडिट होता है, तो वही हमारा ट्रस्ट ऑडिट होता है, ठीक है। चलिए फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ए मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। अब यहाँ पे देखिए इसमें कुछ मेथड्स आपको दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि जो ऑडिटिंग के अंदर एविडेंस को ऑब्टेन करने का मेथड है वो कौन सा है। ऑब्जर्वेशन होता है, इंस्पेक्शन होता है, कंप्यूटेशन होता है या ऑल ऑफ द अबव होता है। तो जब भी हम ऑडिटिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं तो उसके अंदर ऑब्जर्वेशन भी हम देखते हैं, इंस्पेक्शन भी हमें करना पड़ता है और कंप्यूटेशन भी हमें करना पड़ता है। तो ये तीनों ही चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं हमें एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, राइट। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144th क्वेश्चन है डैश डिटरमाइन वेदर द लेआउट सेटिस्फाइज सर्टेन रूल्स स्पेसिफाइड बाय द फैब्रिकेशन टीम। अब देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है थोड़ा हट के है, इसके अंदर बोला गया है कि ऐसा कौन सा लेआउट होता है जो हमारे फैब्रिकेशन की टीम को, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक वर्क हम कर रहे हैं तो उसका हमने लेआउट बनाया जैसे, ठीक है। इसका सही आंसर बनेगा आपका डिजाइन रूल चेक। तो इसके अंदर होता क्या है, ये बेसिकली आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड का होता है। और डिजाइन रूल क्या होता है, डिजाइन रूल बेसिकली एक लेआउट होता है, ठीक है ना। जब भी हम एक एग्जांपल ले लेते थे, जैसे हमने क्या किया, कोई हमें यहाँ पे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए एक लेआउट बनाया जाता है कि कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पे काम करेंगी, तो वही हमारा डिजाइन रूल होता है। और जब इसको चेक किया जाता है ना तो ये हमारा डिजाइन रूल चेक होता है। और यही चीज़ इसमें पूछी गई है कि लेआउट, जब लेआउट का यहाँ पे चेक किया जाता है कि ये सेटिस्फाई करता है जो रूल्स या रेगुलेशंस हैं उसको, तो यही चीज़ डिज़ाइन रूल चेक के अंदर यहाँ पे इंक्लूडेड होता है, ठीक है। IC से इसको कनेक्ट किया जाता है बेसिकली इस टर्म को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डैश इज अ टाइप ऑफ वाउचर। अब यहाँ पे बोला गया है कि इसमें से कौन सा आपका टाइप ऑफ वाउचर है, वाउचर का टाइप है। डिफरेंट टाइप के वाउचर्स हम लोग बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टेम्पलेट वाउचर, दूसरा है एडजस्टमेंट वाउचर, तीसरा है रिवर्सल वाउचर या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही इसके टाइप हैं, जिसमें टेम्पलेट वाउचर भी होता है हमारा, एडजस्टमेंट वाउचर भी होता है और रिवर्सल वाउचर भी होता है। तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 क्वेश्चन, डैश इज ए मेथड ऑफ द वैल्यूइंग द एसेट ऑन द बेसिस ऑफ परचेज प्राइस ऑफ ए एसेट। यहाँ पे बोला गया है जो आपका एसेट होता है, कौन सी मेथड के अंदर उसकी जो वैल्यू होती है ना, उसको परचेज प्राइस के बेस पे कंसीडर करते हैं हम अपने अकाउंट्स में। आपके ऑप्शंस हैं, बेस स्टॉक मेथड होता है, मार्केट वैल्यू मेथड होता है, कॉस्ट मेथड होता है या नन ऑफ द अबव होता है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर सी है कॉस्ट मेथड, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हम एसेट की वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं वो उसकी परचेज प्राइस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, परचेज प्राइस के बेस पे जो वैल्यू हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारा होता है कॉस्ट मेथड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 147 क्वेश्चन, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे टेक्निक्स पूछी गई हैं वेरिफिकेशन की। इंस्पेक्शन होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, कंफर्मेशन होता है या ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों ही ऑप्शन इसमें सही होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें इंस्पेक्शन तो करना ही पड़ता है ऑडिटिंग के अंदर। दूसरा ऑब्जर्वेशन हम करते ही हैं, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर ही लिया है। और कंफर्मेशन तो करना ही पड़ता है जब हमें ऑडिटर कोई भी अपनी रिपोर्ट देता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट जो बनती है वो कंफर्मेशन के बेसिस पे ही बनती है। क्योंकि अगर ऑडिटर को खुद कंफ्यूजन होगा, कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर यहाँ पे नहीं मिल रहा ऑडिटर को, तो उस केस में वो क्या कर देगा, आपकी रिपोर्ट को वो एडवर्स यहाँ पे ओपिनियन दे देगा, राइट। तो अगर उसको सेटिस्फाई करना है तो उसको कंफर्मेशन अपने आप को कंफर्म भी करना पड़ेगा कि ये सारी एंट्रीज जो हैं वो सही हैं, और जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो भी आपकी सही जो पोजीशन है बिजनेस की उसको यहाँ पे दिखा रही हैं। तो आपका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट फॉर ऑफ डैश ईयर्स इज ओवर, द मनी बीइंग इज अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद डिटेल्स ऑफ द शेयर होल्डर्स हु हैव नॉट क्लेम द डिविडेंड। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, जब भी हम डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं, डिविडेंड को, ठीक है, तो उस केस में डिविडेंड को क्लेम किया जाता है सर्टेन केसेस के अंदर, राइट। तो उसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो डिविडेंड को क्लेम कर लिया शेयर होल्डर के द्वारा, या डिविडेंड को क्लेम नहीं किया गया। अगर क्लेम कर लिया तो ठीक है, पेमेंट हो जाएगी, बट जो डिविडेंड क्लेम नहीं किया गया तो उसको हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना पड़ता है, और वो डिटेल्स के साथ सारे जो शेयर होल्डर के डिटेल है अलॉन्ग विथ डिटेल्स उसको हमें देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे टाइम लिमिट पूछी गई है कि कितने टाइम लिमिट के बाद, कितने ईयर्स के बाद जो डिविडेंड है उसको अनक्लेम्ड मान लिया जाएगा और उस डिटेल को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दी जाएगी। तो उसका टाइम लिमिट आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर ए है 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 1 ईयर या 7 ईयर। तो इसका जो टाइम लिमिट है वो आपका 3 ईयर्स का है। ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी आंसर। तो आपका 3 साल का इसका टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149th क्वेश्चन, टोटल फिक्स्ड डिपॉजिट शुड नॉट एक्सीड डैश परसेंटेज ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी 25%। तो टोटल फिक्स्ड डिपॉजिट शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, राइट। चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीव्ड अलॉन्ग विद एक्रूड एंड ड्यू इंटरेस्ट वुड बी सोन अंडर। अब यहाँ पे देखिए जो फिक्स्ड डिपॉजिट की अमाउंट है वो मिल रही है किसके साथ में, जो एक्रूड और ड्यू इंटरेस्ट है दोनों के साथ में एक्रूड अमाउंट है, और जो आपका इंटरेस्ट ड्यू था वो उसको भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो उस केस में जो पैसा मिलेगा उसको किस में, कौन से हेड में यहाँ पे दिखाएंगे, अनसिक्योर्ड लोन्स में, सिक्योर्ड लोन्स में, डाउटफुल डेट्स में या नन ऑफ दी अबव। तो इस केस में आपका आंसर बनेगा अनसिक्योर्ड लोन्स के केस में, क्योंकि इसके बिहाफ में आपने कोई भी यहाँ पे क्या किया है, अपनी जो मोर्टगेज है हम बोलते हैं बेसिकली, तो वो यहाँ पे नहीं है, वरना ये आपके सिक्योर्ड लोन्स की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो आंसर बनेगा अनसिक्योर्ड लोन्स विच इज ऑप्शन नंबर ए। सो गाइज ये थे हमारे आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस थे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपके शायद आपने सुने भी नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन थे, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट हट के भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप इसमें कुछ आपने नया सीखा होगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आती है तो जैसे आप पहले से करते आ रहे हैं लाइक करते रहे वीडियो को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।